नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नया अध्याय उप सहसंयोजन यौगिक, इसको हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत करने से पहले इस चैप्टर के जितने भी पॉइंट हैं आपको बता दें कि ये चैप्टर जो है रसायन विज्ञान का भाग, ये जो प्रथम है कक्षा 12 की बुक, उसका ये चैप्टर है। और हम लोग पहले इस चैप्टर में देखेंगे कि किस किस बिंदुओं को हमको पढ़ना है और उन सभी बिंदुओं को एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे और इसी तरीके से हर बिंदु को समझते हुए चलेंगे। देखिए, आज इस चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए आपको बता दें कि ये चैप्टर थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हर बिंदु को हम लोग समझते हुए चलेंगे और कोशिश करेंगे कि हर बिंदु समझ में आए और अच्छा से मेहनत करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। अब चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें पहले कि इसमें पॉइंट कौन कौन से हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए इसमें पॉइंट कौन कौन से दिए गए हैं। जैसे आगे देखिए हम बताते हैं आपको। जैसे यहाँ देखिए, ये चैप्टर का तो नाम हो गया मेरा। देखिए इसमें सबसे पहले उपसंयोजन यौगिक का परिचय पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद लिगेंड देखेंगे, लिगेंड क्या होता है, उपसंयोजन संख्या क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, ये कलर कौन कौन से होते हैं, कैसे कौन सा कलर शो करता है नहीं करता है, इनमें कौन से यौगिक चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, कौन से यौगिक चुंबकीय गुण नहीं प्रदर्शित करते हैं, और कौन क्यों प्रदर्शित करते हैं और जो नहीं करते हैं वो क्यों नहीं करते हैं। और आगे एक उपसंयोजन यौगिक का नाम जो यूपीएससी में लिखा जाता है, ये कैसे लिखा जाता है आपको लिखने सीखना है, ठीक है। सॉरी, इसके आगे इसमें अबंधन जो होते हैं, कौन कौन से अबंधन होते हैं। इसमें इस चैप्टर में 3 सिद्धांत हैं। एक वर्नर का सिद्धांत है, देख रहे हैं आप लोग, ये एक वीवीटी है, वैलेंस बॉन्ड थियरी, संयुक्ता बंध सिद्धांत। एक है सीएफटी, जिसको लोग बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थियरी। और एवं इन यौगिकों में जो भी यौगिक होंगे, जो उपसंयोजन यौगिक, इनकी संरचना क्या होती है, त्रिविम समयोता के बारे में पढ़ना है, संरचनात्मक समयोता के बारे में पढ़ना है। अब इसके आगे ये धातुओं के निष्कर्षण के बारे में पढ़ना है, इनके गुणात्मक विश्लेषण देखना है। आगे जाएंगे तो कुछ जैविक निकाय हैं जिनमें उपसंयोजन यौगिक क्या होते हैं, उनका महत्व को देखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक एक करके पहले समझते हैं। तो सबसे पहला तो काम यही है हमारा कि उपसंयोजन यौगिक किसे कहते हैं। देखिए हमने अपने नोट्स में ये बनवा रखा है, आप इससे देखिए, हम आपको बता रहे हैं, हाईलाइट करके ही बता देते हैं, आप इसको समझ लीजिए। देखिए इसमें हम हाईलाइट करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए जैसे मान लीजिए कि पहले हम इसको ऐसे थोड़ा सा बढ़ा लें, ठीक। देखिए जैसे ये बोला गया कि उपसंयोजन यौगिक किसे कहते हैं, आप जैसे कि आपको समझना होगा, तो बोला गया वह यौगिक, ऐसे नहीं, देखो इसमें क्या बोला गया है, एक सेकंड, वह यौगिक जो ठोस एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में अस्थायी होते हैं एवं यह जल में अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। क्या बोला गया, वह यौगिक जो ठोस एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में अपनी अस्थायी होते हैं एवं यह जल एवं अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। अब अवयवी आयन कौन होते हैं ये हम आपको बताएंगे, तथा इन यौगिकों के जो गुण होते हैं, ठीक ना, इन यौगिकों के जो गुण हैं अपने अवयवी आयनों से पूर्ण रूप से भिन्न होते हैं। यहाँ लिखा गया इन यौगिकों के गुण धर्म और इनके अवयवी आयनों से पूर्ण रूप से भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार के यौगिकों को हम लोग कौन सा यौगिक बोलते हैं, तो इस प्रकार के यौगिकों को उपसंयोजन यौगिक कहते हैं। अब ये उपसंयोजन यौगिक जो होते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखिए ये उपसंयोजन यौगिक खनिज, वनस्पति, जंतुओं में बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये रहा उपसंयोजन यौगिक का परिभाषा और इससे संबंधित कुछ बातें।
आगे देखिए इसमें क्या है, जैसे उपसंयोजन यौगिकों का अस्थायित्व क्या होता है। देखिए अस्थायित्व के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो देखिए इसके अस्थायित्व के बारे में बात करते हैं हम। देखिए यहाँ पर लिखा गया है उपसंयोजन यौगिकों का अस्थायित्व। देखिए किसी उपसंयोजन यौगिक का अस्थायित्व जो होता है ना, धातु आयनों, देखो यहाँ लिखा धातु आयनों तथा लिगेंडों के मध्य जो क्रियाएं होती है उसके परिमाण पर निर्भर करता है कि जो क्रियाएं हुई है उसका क्या रिजल्ट आया, तो उस आधार पर हम लोग देखते हैं कि इसका अस्थायित्व क्या होगा। और इसमें ये देखा जाए कि लिगेंडो और जो धातु आयन है, जो लिगेंड है, लिगेंड किसे कहते हैं हम आगे चल के देखेंगे, इसमें किसी चीज के लिए घबराना नहीं है। धातु आयन कौन होते हैं, लिगेंड कौन होते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी केवल ये देखिए कि ये जो कुछ शब्द आ रहे हैं इनको समझना होगा। अभी तत्काल में ये समझ रहे हैं कि जैसे कि जो धातु आयन है और लिगेंड है इसके मध्य बहुत सी क्रियाएं होती हैं, ये उपसंयोजन यौगिकों से संबंधित। और धातु आयनों और लिगेंडों के मध्य जितनी अधिक प्रबल क्रियाएं होती है, समझिए जितनी अधिक, यहाँ लिखा गया है जितनी अधिक प्रबल क्रियाएं होगी वो उसका जो फलस्वरूप बनने वाले संकर यौगिक होंगे, उसी को जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे, वो उतना ही अधिक अस्थायी होगा। ठीक है। एक बात और आगे इसमें बताया गया कि लिगेंड जितना अधिक क्षारीय होता है, आप क्षारीय और अम्लीय के बारे में पिछले चैप्टर में समझ चुके होंगे सब, उतना ही संकर यौगिक अधिक अस्थायी होता है। देखा जाए कुछ इसका अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग में देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए अनुप्रयोग को हम लोग ऐसे देख लेते हैं, जैसे देखिए जैसे उपसंयोजन यौगिक में अनुप्रयोग का मतलब इसका कहाँ कहाँ उपयोग भी किया जा सकता है। देखिए जैसे औषध रसायन में उपसंयोजन यौगिकों का प्रयोग होता है। ठीक है। धातुओं के निष्कर्षण में, जल की कठोरता को दूर करने में, विश्लेषणात्मक रसायन में, उत्प्रेरक के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है, जैविक प्रणालियों में भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये कैसे हो रहे हैं। आशा करते हैं कि ये जो उपसंयोजन यौगिक का जो परिभाषा हुआ या इसका स्थायित्व हुआ या क्या बोलते हैं इसका अनुप्रयोग हुआ, कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज इसमें कुछ पॉइंट है जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे इसमें देख रहे हैं कि अगर परिभाषा देखा जाए, फिर से आपको बता देते हैं, तो ये जो ठोस एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में अस्थायी होते हैं उपसंयोजन यौगिक। दूसरी बात कि इनके जो भी क्या बोलते हैं आयन होते हैं, ठीक ना, ये कहा गया है ये अपने अवयवी आयनों में विभाजित नहीं होते हैं। अभी ये आगे हम बता रहे हैं आपको कि कैसे। जैसे यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, शुरुआत में ही हम आपको दिखाए थे, जैसे कुछ शुरुआत में ही था। देखिए यहाँ पे पहले पेज पे ही दिखा रहे हैं आपको। देखिए जैसे यहाँ, हाँ देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए जैसे कि हम ये लिखे हैं K4FiCN6। देखिए यहाँ पे लिखा गया है K4FiCN6। अब इसमें कौन कौन से आयन हैं इसको थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे कि एक पोटेशियम हो जाएगा, धातु पहले देखिए, पोटेशियम है, आयरन है, और ये जो लिगेंड है इसे देखिए इसमें दर्शाया गया है एग्जाम्पल के रूप में। इसके उपसंयोजन यौगिकों के रूप में ऐसे हम बहुत सारे पढ़ेंगे। जैसे कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है इसका जो एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखा रहे हैं, तो जैसे इसका एग्जाम्पल के रूप में आप मान लीजिए कि ये हो जाएगा। अभी तत्काल में ये देखिए एक यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आपको दिख रहा है K4FiCN6। ठीक है। तो ये है जैसे कि इसमें अलग अलग आयन है, एक पोटेशियम आयन हो जाएगा, आयरन वाला आयन हो जाएगा, और यह एक साइनाइड आयन हो जाएगा। लेकिन जब ये क्या बोलते हैं, जब इसको वियोजित किया जाएगा, जब इसको जल में, जल के साथ इसके जलीय विलयन में घोला जाता है, जलीय विलयन जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो ये अपने सभी आयनों में टूटते नहीं हैं, ये अलग अलग आयनों में नहीं टूटते हैं जैसे होना चाहिए। जैसे कि अब एक द्विक लवण के बारे में भी आपको अभी आगे चल के बताएंगे, आप इसके बारे में समझ जाइएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे जैसे ये हम आपको बता दें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर KCl दिया गया है, ठीक है, ये द्विक लवण है। जब इसको जल में घोला जाता है तो ये अपने जितने भी अवयवी आयन है इसमें वो सब टूट जाते हैं। जैसे इसमें एक क्लोरीन है, एक पोटेशियम है, क्लोरीन है, तो ये पोटेशियम आयन में टूट गया, एक क्लोरीन आयन में टूट गया। लेकिन इस तरीके से वही बताना चाह रहा है कि इस तरीके से इसमें नहीं होता है। जैसे एक पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, साइनाइड हो गया, ये सब अपने अलग अलग आयनों में नहीं टूटते हैं, यही बता रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो शायद आपको समझ में आ गया हो अभी तत्काल में, यहाँ तक की जो बातें हम बताए हैं। आगे हर चीज समझ में आएगा, लेकिन यह है कि घबराना नहीं है, सारी चीजें समझ में आ जाएगी।
देखिए, तो इसमें हो गया। अब ये अस्थायित्व के बारे में अगर बात किया जाए तो ये बोला गया था कि क्या बोलते हैं, जो यहाँ धातु आयन और ये जो लिगेंड है, इनके मध्य जो क्रियाएं हो रही है जितनी अधिक प्रबल होगी, वो इससे बनने वाला जो यौगिक होगा वो उतना ही अधिक अस्थायी होगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है। तो ये पॉइंट कुछ आपको दिमाग में रखना है। और कुछ और एक बात लिख दिया यहाँ पे कि लिगेंड जितना अधिक क्षारीय होता है, संकर यौगिक संकर उतना ही अधिक अस्थायी होता है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अपना कॉपी बनाते रहिएगा। आगे देखिए, इसमें कुछ बताया गया उपसंयोजन यौगिकों का अनुप्रयोग में। तो औषध रसायन में इसका उपयोग होता है, धातुओं के निष्कर्षण में भी उपसंयोजन यौगिकों का उपयोग होता है, जल की कठोरता को दूर करने के लिए भी, विश्लेषणात्मक रसायन में उत्प्रेरक के रूप में भी, और जैविक प्रणालियों में भी। चलिए इसके आगे देखते हैं। देखिए, अब यहाँ हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि इसमें हम क्या बात कर रहे थे कि ये धातु आयन क्या होते हैं, हम बताए थे कि आगे चल के पता चल जाएगा आपको। ये लिगेंड क्या होते हैं ये आपको पता चल जाएगा। देखिए इसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे पहले ही आ रहा है लिगेंड किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिगेंड किसे कहते हैं। अब आप देखिए इसको, लिगेंड को पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें लिगेंड किसे कहते हैं। देखिए जैसे आपको बता दें, कोई भी परमाणु, पहले देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा सॉरी, देखिए यहाँ पे लिखा गया कि कोई भी परमाणु, ठीक है, या जो आयन है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन युग्म में त्यागने की प्रवृत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, या उस लिगेंड को उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। उस परमाणु या आयन को क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे। लिगेंड जो होता है एक दाता के रूप में काम करता है। जब यहाँ पर लिख दिया गया कि इलेक्ट्रॉन युग्म में त्यागने की प्रवृत्ति होती है, तो जब युग्म के रूप में त्यागने की प्रवृत्ति होती है तो वही लिगेंड होता है। लिगेंड के बारे में इतना आपको याद रखना है कि कोई भी परमाणु हो या आयन हो जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में देने की प्रवृत्ति रखता होगा, वो क्या कहलाएगा, लिगेंड कहलाएगा। और लिगेंड जब इलेक्ट्रॉन केवल डोनेट करने की प्रवृत्ति रखता है, देने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए इसको एक दाता के रूप में जाना जाता है। देखिए आगे कुछ थियोरेटिकल पार्ट है जिसको हम लोग को देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे संयोजकता के बारे में बताया रहा है, संयोजकता के आधार पर लिगेंड को कितने प्रकारों से वर्गीकृत किया जा सकता है वो लिखा गया है। जैसे मान लीजिए कि पहला यहाँ पर दिया जा रहा है एक दंतुर लिगेंड। देखिए यहाँ पे एक दंतुर लिगेंड कौन होते हैं, द्विदंतुर लिगेंड, त्रिदंतुर लिगेंड, बहुदंतुक लिगेंड। ये दंतुर या दंतुक दोनों बात ठीक है, आप इसमें कोई कंफ्यूजन मत होइएगा कि एक दंतुर और यहाँ पे दंतुक लिखा गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये मोनोडेंटेट है, ये बाइडेंटेट है, ये ट्राइडेंटेट है, ये पॉलीडेंटेट है। मतलब ये केवल एक, इसमें केवल एक एटम होगा जो लोन पेयर को डोनेट करता होगा, इसमें दो एटम होंगे जो लोन पेयर को डोनेट करते होंगे, इसमें तीन एटम होंगे। दो से अधिक वाले जितने भी होते हैं ये पॉलीडेंटेट होते हैं, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। और इसी के आधार पे, ठीक है, जितने एटम जो जितने परमाणु होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसी के आधार पे जो है कि क्या किया गया है, हम लोग को इसमें एक दंतुर लिगेंडों को, द्विदंतुर लिगेंडों को, ऐसे हम लोग को लिगेंडों को क्या करना है, पहचानना है और परिभाषा बनाना है। कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। देखते हैं, देखिए कैसे कैसे इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे एक दंतुक लिगेंड के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए क्या हो रहा है, वह लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु, ये इंपॉर्टेंट है, एक दाता परमाणु होता है तथा जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म, एक ही एटम होगा और वो एक इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म का मतलब दो, ये हमेशा याद रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करेगा, वो देने की प्रवृत्ति रखेगा, तो उसे एक दंतुक लिगेंड कहें। ठीक है, जैसे इसमें जितने भी दिए गए हैं सब एक दंतुक लिगेंड है। इसके कुछ एग्जाम्पल है जिसे आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। यह लिगेंड देखिए क्या क्या हो सकते हैं, धनायन हो सकते हैं, ऋणायन हो सकते हैं, या उदासीन अणु हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है आपको। जैसे देखिए H2O है, एक उदासीन लिगेंड है, जैसे H2O हो गया, ROH हो गया, कोई एल्कोहल है, जैसे क्लोराइड आयन हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, देखिए ऋणायन है। NO हो गया, देखिए धनायन है। H3O प्लस हो गया, हाइड्रोनियम आयन हो गया, ये सब धनायन। तो एक प्रश्न यह बनता है कि जो एक दंतुक लिगेंड होता है, एक दंतुर लिगेंड होते हैं, या जो मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं, ये
कौन कौन हो सकते हैं? तो धनायन भी हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है और उदासीन अणु भी हो सकते हैं। याद रखने वाली चीज है। और आगे हम लोग देखेंगे, इसको देखिए आगे में क्या देखेंगे, यहाँ देखिए द्विदंतुर लिगेंड के बारे में थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे अगला में यहाँ देखो दिखा रहा है द्विदंतुक लिगेंड या द्विदंतुर लिगेंड कौन कौन होता है। वैसे बता दिया आपको, उसी के आधार पर होना है। जैसे कि वे लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु, उसमें एक दाता परमाणु होता है एक दंतुर में, और इसमें द्विदंतुर में दो दाता परमाणु होंगे। दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं तथा यह दो इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु परमाणु को त्यागने की या देने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए जैसे इसके एग्जाम्पल में कौन है, एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन, या इसका हम लोग नामकरण ऐसे लिखेंगे, आपको पता होगा, जैसे एथिलीन 1 2, जैसे इसका हम यूपीएससी में 1 नामकरण करते हैं, इसका 2 कार्बन 2 ही है, तो ये 1 नंबर पे भी लगा है और 2 नंबर पे भी एमीन लगा है। आप समझ रहे हैं? एथिलीन 1 2 डाइएमीन, एथिलीन 1 2 डाइएमीन। हम लोग जब नामकरण करने चलेंगे तो इसको हम लोग ईएन लिखेंगे, ठीक है? आपको समझ जाना होगा। ये डाइडेंटेट बाइडेंटेट है। ये क्या है? मोनो नहीं, बाइडेंटेट है। इसमें दो नाइट्रोजन एटम होता है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। ये हो जाएंगे बाइडेंटेट, यानी कि द्विदंतुक लिगेंड हो जाएगा। आपको समझना होगा। एक ऑक्जेलेट होता है, इसमें देखिए क्या होता है, हम लोग ऐसे लिख देते हैं जैसे C2O4 फिर 2- ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ये है ऑक्जेलेट है। देखिए कैसे, एक और एक 2 कार्बन हो गया, इसमें 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 ऑक्सीजन यहाँ है। इस यहाँ पे एक माइनस दिया गया, एक ऋणायन दिया गया, यहाँ पे ऋणायन दिया गया, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, 2। तो यहाँ से ये द्विदंतुक लिगेंड हो जाएगा, द्विदंतुर लिगेंड हो जाएगा। मतलब ये है कि इसमें 2 एटम होते हैं जो क्या करते हैं, लोन पेयर को डोनेट करते हैं। तो आपको याद रखना होगा, ऐसे बहुत और भी हैं लिगेंड जो 2 उसमें एटम होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। समझ रहे हैं? इस तरीके से आपको समझना होगा कि ये क्या होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आप जैसे आपको जैसे त्रिदंतुक दे रहा है या त्रिदंतुर जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें बहुत वो नहीं है। अब यहाँ से 2 से बाद जितने भी चलने लगे ये सब बहुदंतुक लिगेंड हो जाएंगे। यहाँ पर सीधे सीधे लिखा गया है। इसमें क्या लिखा, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा ये बाइडेंटेट में ट्राइडेंटेट में देखिए या त्रिदंतुक में वे लिगेंड जिनके पास 3 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं भाई, त्रिदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। और तीनों कम से कम, तीनों क्या है, 3 कम से कम मिनिमम, ट्राइडेंटेट के लिए या त्रिदंतुक लिगेंड के लिए कम से कम 3 ऐसे एटम होने चाहिए जिसके पास लोन पेयर के रूप में हो और वो क्या कर सके, सेंट्रल मेटल को, इलेक्ट्रॉन को, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को त्याग सके, दे सके। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर है लोन पेयर के साथ अमोनिया, यहाँ पर देखिए है, यहाँ पर देखिए है, 3 जगह है आपको दिखाई दिया। तो ये है ट्राइडेंटेट यानी कि त्रिदंतुर या त्रिदंतुक लिगेंड है। जैसे इसका नाम क्या होता है, एथिलीन, ठीक है, एथिलीन है ये, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, 3 एमीन जुड़े हुए हैं, 1 2 3, ट्राई एमीन। अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे मोनोडाई ट्राई टेट्रा पेंटाक्साइड सब होता है, हम लोग बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया। पहला बात हम लोग ये देखें कि मोनोडेंटेट यानी कि एक दंतुर लिगेंड कौन होता है, जिसके पास एक एटम होता है और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि एक पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, वही डोनेट करता है। दूसरा हम लोग देखे बाइडेंटेट यानी कि द्विदंतुर कौन होते हैं, जिसके पास 2 एटम होते हैं और दोनों के पास एक एक लोन पेयर होता है और दोनों क्या करते हैं, त्यागते हैं। किसको देते हैं इलेक्ट्रॉन, अपना सेंट्रल मेटल को देते हैं। अभी 3 देख लीजिए या बहु देख लीजिए, इसको बहु भी बोल सकते हैं, बहुदंतुक लिगेंड भी बोल सकते हैं। इसमें 3 एटम होते हैं जिनके पास एक एक लोन पेयर होता है और वो सेंट्रल मेटल को क्या करते हैं, ये डोनेट करके अपना देते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरीके से बहुत सारा है, आगे भी बढ़ेंगे हम लोग। ये जैसे कि क्या बोलते हैं, बहुदंतुक बोल दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पॉलीडेंटेट है, बहुदंतुर है। इसमें देखिए क्या है, इसमें यह है कि यहाँ पर सीधे सीधे आपको बताया गया है इसके बारे में, बहुदंतुक लिगेंड के बारे में। वो लिगेंड जिनके पास, अभी हम बता रहे थे कि 2 से अधिक जितने पास होते हैं वो सब किस में चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर भी इसको भी बहुडेंटेट बोल सकते हैं, बहुदंतुर बोल सकते हैं। बोल रहा है वो लिगेंड जिनके पास 2 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं, बहुदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। तथा जो इनमें केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं ना, केंद्रीय धातु परमाणु को 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म, कभी भी लिगेंड इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा वो युग्म के रूप में ही डोनेट करेगा।
देने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? बहुतंतुक लिगेंड कहते हैं। जैसे इसमें देख लीजिए कि EDT है, देखिए इसका पूरा नाम भी लिखा गया, हर जगह आपको नहीं मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं, इसे आपको ध्यान में रखना होगा हमेशा। बार बार कहीं EDT लिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि क्या हो रहा है। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन है ये, ठीक है। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन है ये, देखो आयन के रूप में है। इसमें देखिए कितने एटम है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि एक ऐसे आप देखिए, एक सेकंड, ऐसे आप यहाँ देख लीजिए, एक यहाँ देख लीजिए, एक यहाँ देख लीजिए, एक यहाँ देख लीजिए, एक यहाँ देख लीजिए और एक यहाँ देख लीजिए। देखिए इसमें कितने हो गए? 2 से तो अधिक है ही, आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 हो गया। ऐसे ही हो गया पॉलीडेंटेट, मतलब कि बहुदंतुर। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। आगे चलते हैं। अभी तक हम लोग जो देख रहे थे लिगेंड के प्रकार के बारे में, कि ये लिगेंड किस आधार पे हम लोग ये ऐसा कर रहे हैं, तो शायद आप पीछे देखे होंगे। देखिए यहाँ पे क्या देखे थे हम लोग कि संयोजकता के आधार पे, किसके आधार पे? संयोजकता के आधार पे, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे थे ना, इसके पास कितने एटम हैं, तो उस एटम के आधार पे हम लोग क्या किए थे, अभी संयोजकता को देखे थे। यहाँ पे देखिए, अब हम लोग जो लिगेंड के प्रकार देखने जा रहे हैं, देखिए वो संयोजकता के आधार पे नहीं होगा, वो आवेश के आधार पे होगा। देखिए यहाँ पे आगे दिया गया है, क्या दिया गया? आवेश के आधार पे लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं हमको देखना है। देखिए यहाँ पे दिया गया आवेश के आधार पे। देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया आवेश के आधार पर, तो आवेश के आधार पर हम लोग कैसे इसको देखेंगे? देखिए आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के हुए भाई? 3 प्रकार के होते हैं। देखो बालक, ये कौन कौन है? जैसे पहला धनावेशित लिगेंड, ठीक है। दूसरा ऋणावेशित लिगेंड, तीसरा उदासीन लिगेंड। यही हो सकता है, आगे कोई तो चांस ही नहीं है। देखिए तो अब इसमें धनावेशित लिगेंड किसको बोलते हैं, ऋणावेशित लिगेंड किसको बोलते हैं और उदासीन लिगेंड किसको बोलते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए आपको नाम से ही समझना होगा कि ये कौन क्या होते हैं। जैसे यहाँ आपको परिभाषा में भी बताया गया है कि वह लिगेंड जिन पर धनावेश होता है, ठीक है, धनावेश होता है, उन्हें क्या कहते हैं? धनावेशित लिगेंड कहते हैं। आपके सामने उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे NO पे प्लस, H3O पे प्लस, NH4 पे प्लस, ये सब कैसे लिगेंड है? धनावेश है। आपको देखने पे ही दिख रहा है कि ये जिन पे क्या आवेश है? धनावेश है, इसलिए धनावेशित लिगेंड होंगे। ओके, आगे देखिए, जैसे अब ऋणावेशित लिगेंड है, तो ऐसे आपको पता ही है कि कैसे बताना है इसका परिभाषा। यहाँ देखिए, जैसे कि वह लिगेंड जिन पर ऋण आवेश होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऋणावेशित लिगेंड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे माइनस इसको फ्लोराइडो बोलते हैं, Cl माइनस इसको क्लोराइडो बोलते हैं, हाइड्राइडो बोलते हैं, नाइट्राइटो बोलते हैं। ये 2 माइनस है, इसको सल्फेटो बोलते हैं, ये सल्फाइटो बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसमें बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है, जैसे Cn हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको बताते हैं, हाँ ठीक है, जैसे आपको हम यहाँ बता दें, जैसे Cn माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये साइनाइडो हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रहा होगा। जैसे ये साइनो हो जाएगा, OH माइनस इसमें दिया ही है, इसको बोलते हैं हाइड्रॉक्सो बोलते हैं। जैसे और आपको मिलेगा CH3COO माइनस, अब इसको बोलते हैं एसीटेटो बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, ये साइनो है, ये एसीटेटो है। और भी कुछ लिगेंड है, जैसे अभी हम लोग पढ़ के आए, एक्जेलेटो पढ़ के आए, यहाँ पे C2O4 2 माइनस, इसको एक्जेलेटो बोलते हैं। देखिए सब पे, इस पे भी ऋणावेश है, इस पे भी ऋणावेश है, सब पे ऋणावेश दिख रहा है, ये ऋणावेशित लिगेंड है। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे आपको, जैसे इसमें अभी क्लोरीन हो गया, Br भी हो सकता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रोमाइडो बोलेंगे, Br माइनस, I माइनस आयोडाइडो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसे आपको ध्यान में रखना होगा। जिसपे भी ऋणावेश हो रहा है और जो सेंट्रल मेटल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है, तो वो क्या हो जाएंगे? ऋणावेशित लिगेंड हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? ध्यान रखना, ये आवेश के आधार पर वर्गीकरण हम लोग कर रहे हैं और इसे भूलना नहीं है आपको। जिससे उदासीन लिगेंड आपको ऐसे ही दिख करके ही समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है भाई। देखिए जैसे यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया आपको कि जैसे कि वह लिगेंड जिन पर कोई आवेश ही नहीं होता है, जैसे कि धनावेश ना हो, ऋणावेश ना हो, अर्थात उदासीन होते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उदासीन लिगेंड कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जैसे इसमें एग्जांपल को, जैसे H2O है, जल है,
जल पे कोई आवेश ही नहीं है, ये कौन सा लिगेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा उदासीन लिगेंड। ओके सॉरी, देखिए देखिए एक यहाँ पर जैसे कि R2NH दे दिया गया, इस पर कोई आयन नहीं है, NO हो गया, इस पर कोई आयन ही नहीं है, तो ये सब क्या है, जैसे NH3 हो जाएगा, ये क्या है, उदासीन लिगेंड है। बात समझ में आ रहा है? जैसे C5H5N हो जाएगा, समझ रहे हैं, जैसे पिरिडीन बोलते हैं उसको, ये देखिए यहाँ पर C5H5N जो है ये क्या है, पिरिडीन है। तो ये सब उदासीन लिगेंड है। इसमें और भी है, जैसे कि CO हो गया, जैसे कार्बोनिल, जैसे कि जिसको बोलते हैं हम लोग नाम लिखेंगे तो कार्बोनिल बोलेंगे, जैसे CO। एक सेकंड रुक जाइए, इसको चेंज करते हैं हाईलाइटर, मार्क कर लेते हैं। देखिए जैसे CO हो जाएगा, तो CO क्या है, इस पर कोई आवेश ही नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल। जब इसका हम लोग नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, कार्बोनिल, ठीक है, ये हो जाएगा कार्बोनिल। और भी कुछ देखेंगे, जैसे कि NH2CH2 यहाँ पर लिख ही दिया है, R2NH, तो आप समझ जाइए कि क्या है, ये सब वही है। क्या है ये, उदासीन लिगेंड है। बहुत सारे जो बड़े बड़े अणु है, जैसे प्रोटीन हो जाएगा, तो इसमें कोई अगर प्रोटीन आपको दिखाई दे रहा है कहीं प्रोटीन, तो समझ जाइए कि प्रोटीन भी क्या है, ये उदासीन लिगेंड है, तो कोई आयन नहीं है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप आगे देखेंगे। देखिए देखिए किलेट क्या होता है, थोड़ा सा इसको पहले समझ लेते हैं। किलेट के बारे में देखिए, किलेट आ गई, किलेट किसे कहते हैं, किलेटीकरण क्या होता है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए थोड़ा सा क्या आपको विस्तृत बता देते हैं, थोड़ा सा क्यों बताएंगे। देखिए यहाँ पे ये हो रहा है, जैसे कि पहले इसको समझ लीजिए कि किलेट लिगेंड होते कौन है, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे किलेटीकरण क्या होता है, और ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ से देख लीजिए, ये क्या है, देखिए जब बहुदंतुक लिगेंड, अब बहुदंतुक कहने का मतलब है, आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होंगे, दो से अधिक लिगेंड जुड़े होंगे, किसके साथ, ये धातु, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। क्या बोला ये, जब बहुदंतुक लिगेंड यानी कि दो या दो से अधिक धाता परमाणु, ठीक ना, परमाणु द्वारा धातु आयन से जुड़ता है। क्या बोला ये, जब बहुदंतुक लिगेंड दो या दो से अधिक दाता परमाणुओं द्वारा धातु आयनों से जुड़ा होता है, तो क्या होता है, एक चक्रीय वलय का निर्माण होता है, ठीक है, जिसे किलेट कहते हैं। ये निर्माण हो रहा है वो किलेट है, ये जो जितने भी है, और ये जो विधि है, इसकी इसी विधि को हम लोग किलेटीकरण कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा किलेट और किलेटीकरण, तो जो ये निर्माण होता है वो तो किलेट है, और ये जिस विधि से या जिस तरीके से ये निर्माण हो रहा है वो किलेटीकरण होता है। आगे देखिए, इस प्रकार के लिगेंड को हम लोग क्या कहते हैं, किलेट लिगेंड कहते हैं। ये पहला बात, किलेट लिगेंड क्या होते हैं, बहुदंतुक लिगेंड ही होते हैं, जो क्या करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु से बहुदंतुक लिगेंड, अगर सेंट्रल मेटल के साथ, समझ में आ रहा, दो या दो से अधिक, दो भी जुड़ा हो या दो से अधिक अगर जुड़े हो बहुदंतुक लिगेंड, तो वहां पे किलेट का निर्माण होता है। ये समझने वाली बात है। अभी हम एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे भी नीचे लिखा भी गया है, जैसे कि आपको दिया गया एथिलीन डाइएमीन। अभी एथिलीन डाइएमीन ये क्या है, ये किलेट का निर्माण करेगा। एथिलीन ट्राइएमीन ये भी किलेट का निर्माण करेगा। EDTA ये भी किलेट का निर्माण करेगा। अभी देखिए किलेट के निर्माण के बारे में अगर बात हो ही रहा है, तो हम एक आपको बता रहे हैं कि किलेट यहाँ खींच करके बता देते हैं कि क्या होता है। देखिए जैसे किलेट के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि ये कॉपर आयन है, ये एथिलीन डाइएमीन के दो अणु से संयोग करता है, ये एक बहुदंतुर लिगेंड है। बताया गया था यहाँ पे कि यदि बहुदंतुर लिगेंड, दो या दो से अधिक जब बहुदंतुर लिगेंड होते हैं, देखिए बहुदंतुक लिगेंड दो या दो से अधिक हो, और यदि वो किसी केंद्रीय धातु परमाणु से संयोग करते हैं, तो उस स्थिति में देखिए क्या है, उस स्थिति में किलेट का निर्माण होता है। देखिए कैसे, यहाँ पे पीछे चले गए हैं, देखिए आगे आ रहे हैं, आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें, इसके आगे यहाँ पे ठीक है, ये एथिलीन डाइएमीन है, और ये कॉपर आयन से संयोग कर रहा है। देखिए तो ये क्या है, ये बहुदंतुर लिगेंड है, वो तो ठीक है, और ये भी दो या दो से अधिक होने चाहिए। देखिए इसके दो जब अणु ले लिए हैं, हो गया दो, तो जब ये एक धातु आयन से संयोग कर रहे हैं, तो ये एक चक्रीय वलय का निर्माण कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इस तरीके की जो क्या बोलते हैं यौगिक है, ये आयन है, इसी को हम लोग बोलते हैं किलेट है, समझ रहे हैं, इसी को बोलते हैं किलेट। और ये जो प्रक्रिया है, जिसके वजह से, जिसके कारण या जिस तरीके से ये
बन रहा है उसी को किलेटीकरण कहते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए इसमें, यह है कि जैसे कि मान लीजिए कॉपर आयन है, इसके ऑक्सीलेट देखिए, ऑक्सीलेट हम पीछे बताए थे आपको, तो इसमें भी देखिए दो एटम है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, उसमें भी के भी दो अणु हैं। आइए अगर केंद्रीय धातु आयन से संयोग करते हैं तो फिर किलेट का निर्माण होगा। देखिए इस तरीके का भी वाला जो क्या है, ये केंद्रीय धातु के साथ जो बन रहा है ये किलेट है, समझ में आ रहा है। और ये जिस प्रक्रिया से बन रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं किलेटीकरण। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में। ओके, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, शायद ये समझ में आ गया हो आपको, नहीं तो फिर इसको बार बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पे देख लीजिए, एक सेकंड, देखिए, ठीक है। देखिए इसमें दिया गया ये, जैसे उभय तंतुक लिगेंड क्या होता है, ये आप देखिए, नया टॉपिक आया। उभय तंतुक लिगेंड कौन है, देखिए इसमें कुछ है नहीं, वह लिगेंड जिनके पास दो या अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। पहली बात सुन लीजिए कि वह लिगेंड जिनके पास दो या अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, परंतु संकुल बनाते समय, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, परंतु संकुल बनाते समय यह केवल एक ही परमाणु का उपयोग करते हैं। हमारे पास लोन पेयर को डोनेट करने के लिए उसके पास दो एटम होगा या दो से अधिक भी होगा, एक नहीं, दो एटम होगा या दो से अधिक एटम होगा। लेकिन जब डोनेट करने की बात आएगी, जब सेंट्रल मेटल को, केंद्रीय धातु परमाणु को या आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर देने की बात आएगी, इलेक्ट्रॉन युग्मों को देने की बात आएगी, तो उसमें से केवल एक ही एटम इलेक्ट्रॉन युग्मों को दान करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्मों को देगा। तो ऐसे लिगेंड हम क्या कहलाते हैं, उभय तंतुक लिगेंड या उभय तंतुक लिगेंड कहलाते हैं। इसको आपको समझना होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर दिया गया है NO2, इसको नाइट्रो कब बोलते हैं, दूसरा चीज इसको नाइट्राइटो कब बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, नाइट्रो कब बोलेंगे, नाइट्राइटो कब बोलेंगे, बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग अभी समझने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जैसे साइनाइड है, इसको साइनाइड को CN- को साइनाइडो कब बोला जाता है और आइसोसाइनाइडो कब बोला जाता है। तो इसको देखिए NO2- है, इस तरीके से संरचना बनेगा, ठीक है। अब इसमें करते क्या है, जब ये नाइट्रोजन एटम, जब नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है तो उस समय हम लोग इसको नाइट्रो बोलते हैं। और इसी में जब ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है हम लोग इसको नाइट्राइटो बोलते हैं। ये आपको समझ में यहाँ से आना चाहिए। इसमें से जब नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे तो नाइट्राइटो, जब ऑक्सीजन एटम डोनेट करे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो भाई, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रो। बस समझ में नहीं, उल्टा बोला था, ये उल्टा बता रही है, सॉरी। देखिए यहाँ पे क्या बताया, जब ऑक्सीजन एटम डोनेट करे, समझ में आ रहा है, तो ये है नाइट्राइटो, और जब नाइट्रोजन एटम डोनेट करे तो क्या है, ये नाइट्रो है। कोई दिक्कत, आगे चल के देखते हैं इसमें साइनो वाले में, साइनाइड वाले में देखते हैं। यह सेम उसी तरीके से हमने पहले से यहाँ पे जो कोष्टक में लिखा है ना, वो इसको लोन पेयर इसमें से डोनेट करेगा। जैसे जब कार्बन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को अपना लोन पेयर, उस समय क्या होता है, इसको साइनाइडो बोलते हैं, ठीक है। और इसी में जब यदि नाइट्रोजन डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो वहां पे आइसोसाइनाइडो बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से जैसे कि SCN है, SCN इसमें एग्जाम्पल में नहीं लिखा, नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। ये थायोसाइनेट है, थायोसाइनेट इसको कब बोलते हैं, कब बोलते हैं, जब सल्फर एटम जो होगा सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं थायोसाइनेटो, ठीक है। और यदि नाइट्रोजन एटम अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है तो आइसो थायोसाइनेटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आइसो थायोसाइनेटो बोलते हैं। शायद समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर एक बात सुन लीजिए, अगर एक बार में समझ में ना आता हो आपको तो इसे आपको बैक करके एक बार और समझना है, देखना है, सुनना है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। कि पहली बात की एक छोटा सा ये एग्जाम्पल है, इसको आप देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, जैसे आपसे पूछा गया उभय तंतुक लिगेंड, तो वह लिगेंड जिनके पास दो या दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन उनमें से संकुल बनाते समय केवल एक ही परमाणु का उपयोग करते हैं। कौन, सेंट्रल मेटल यानी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। तो ऐसे लिगेंड को क्या कहते हैं हम लोग, उभय तंतुक लिगेंड या उभय तंतुर लिगेंड बोलते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, एग्जाम्पल में आपको दिया, यहाँ पे एक और दिया एग्जाम्पल, और देखिए अभी उपसंयोजन संख्या क्या होता है भाई। अब थोड़ा सा अब यहाँ से बात आगे बढ़ रही है।
और थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। देखिए, उप संयोजन संख्या किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, अब यहाँ से समझना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? अब देखिए, ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप कोशिश करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले आपको हम बता दें कि अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं, आपको अगर कहीं से डाउट आए तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, बैक करके देखिएगा, नोट्स तैयार करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। और आप यदि समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो जरूर समझ में आएगा। अभी तक जो भी हम बताए हैं, ये कोई वो चीज नहीं है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। अभी तो सब नॉर्मल चीज बताया जा रहा है। ये भी इस अध्याय में जो उपयोग होने वाले जो शब्द हैं, उनके बारे में विशेष रूप से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि ये उभयदंतुक लिगेंड कौन होते हैं, एक आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, संयोजकता के आधार पर कितने होते हैं, लिगेंड होते कौन है, उप संयोजन यौगिक किसे कहते हैं, ये सब हम लोग पढ़े हैं अभी। अब इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है वो है उप संयोजन यौगिक। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो में केवल इतना ही रहने दिया जाए। अगले वीडियो में फिर से हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, उप संयोजन संख्या से। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चलिए, इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।